हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, आज 8th क्लास जो है आपकी खत्म होने जा रही है, एंडिंग है साइंस 8th क्लास का, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। और आज का टॉपिक हमारा है वो क्या है, वायु तथा जल का प्रदूषण, ठीक है ना। पॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। किसका पॉल्यूशन? आज का पॉल्यूशन जो है आपका वो है जल और वायु का, ठीक है। देखिए, वायु प्रदूषण, वायु के अंदर अनावश्यक गैसों का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु के अंदर क्या हुआ, अनावश्यक गैसें जो कि हमारे वायुमंडल के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसे गैसेस का वायु के अंदर बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सीधी सी बात है, यदि O2 की कमी हो जाएगी, या कहीं पे भी आप देखेंगे, जैसे कि कहीं पे आपने देखा होगा धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, और धुआं अगर ज्यादा निकल रहा है तो वहां देखेंगे आपके घुटन महसूस होने लगती है आपको, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, वहां पे आपको घुटन होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए इस बात का कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, हानिकारक गैसें हमारे शरीर में जाने लगती है और हमें बीमार कर देती है। और हानिकारक गैसें क्या करेगी, आपके शरीर में जाएगी और कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकती है, आपको बीमार कर सकती है, ठीक है ना। जो पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं वायु प्रदूषक कहलाते हैं, याद रखिए। जो पदार्थ वायु को प्रदूषित करेंगे, खराब करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, वायु प्रदूषक, एयर पॉल्यूएंट कहलाते हैं, ठीक है। ओके, उदाहरण के लिए देखिएगा, वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है मेन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक। ये तीनों ही ऑक्साइड जो है हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा क्या है, खतरनाक है, ठीक है। कौन कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। कुछ गैसें हमारी ओजोन परत को तोड़ देती है, जो हमारी पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं, गैस से ओजोन परत में छेद हो गया है। किससे हो गया भैया? CFC से। क्लोरोफ्लोरो नाम का जो कार्बन है ना, जिसमें सक्रिय क्लोरीन गैस पाई जाती है, ठीक है ना, उसके कारण हमारी जो ओजोन लेयर है, उस ओजोन परत में क्या हो गया है, छेद हो गया है ना। अब उस छेद होने से क्या होगा कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, वो रेडिएशंस डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचेगी, और उन रेडिएशंस का दुष्प्रभाव ये होता है कि ये रेडिएशंस जो होती है वो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न करती है पृथ्वी पर। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना हो सके उतना क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि हमारी ओजोन का क्षय या ओजोन का क्षरण होने से बच जाए, ठीक है। ओके, इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पर रोक लगाई गई, है ना, जिसको रेफ्रिजरेटर और एसी में इस्तेमाल किया जाता था। कहां पे इस्तेमाल होती थी बेटा ये? रेफ्रिजरेटर जो आपका फ्रिज होता है उसमें, और जो एयर कंडीशनर आइटम्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, यानी कि उपकरण जो होते हैं, उनमें इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता था, है ना। यस। कौन सी गैस का? CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। अगला टॉपिक है हमारा इसी में, अम्लीय वर्षा, ठीक है। कौन सी वर्षा? अम्लीय वर्षा। हवा के अंदर बहुत सारी जहरीली गैसें मिल जाती है। कौन सी गैसें मिल जाती है? जहरीली गैसें मिल जाती है ना, जो वायुमंडल के लिए तो हानिकारक है ही सही, पर समस्त जीव और जीव की जातियों के लिए भी वो खतरनाक है ना। ऐसी गैसें हैं, बहुत सारी जहरीली गैसें मिल जाती है। वर्षा के दौरान वह सारी गैसें पानी के साथ मिलकर, वो सारी गैसें पानी के साथ मिलकर नीचे गिरती है। वो जो जहरीली गैस है ना, वो किस में ऐड हो जाती है? पानी में, और उस पानी के साथ वो गैस कहाँ जाती है? नीचे आ जाती है, ठीक है। जो बेहद ही ज्यादा खतरनाक होती है, जो बहुत ज्यादा क्या है, खतरनाक होती है, हार्मफुल होती है, क्योंकि वह गैसें मिलकर अम्ल में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? अम्ल में बदल जाती है, ठीक है ना, एसिड में बदल जाती है। अम्ल का मतलब क्या? एसिड में बदल जाती है। इसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। वो जो गैस, जो खतरनाक जहरीली गैसें हैं, वो कहाँ आ जाएगी? पानी के साथ में धरती पे आ जाएगी, नीचे वायुमंडल के अंदर है, अंतरिक्ष में है, वो जो गैस है वो कहाँ आ जाएगी? धरती पे आ जाएगी। किसके साथ? पानी के साथ मिलकर। और क्या बनाती है? एसिड बनाती है।
और इसी एसिड को हम बोलेंगे क्या, पानी के साथ हो रही है मतलब वर्षा हो रही है तो उसको बोलेंगे हम सामूहिक रूप से अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग सफेद से पीला हो गया है, ध्यान रखना। वैसे संगमरमर कैसा होता है, बिल्कुल व्हाइट, लेकिन इस वर्षा के कारण ही क्या हो रहा है, उसका रंग पीला हो गया है बेटा। कैसा हो गया, पीला हो गया। दिखाऊं आपको ताजमहल, देखना है, देखो फटाक से बताता हूं मैं आपको। ये देखो ताजमहल आप लोग, है ना, इसमें क्या होने लगा है, धीरे धीरे सफेदी से ये चलने लगा है पीलेपन की ओर। ठीक है, हाँ, 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल आपका, जिसका रंग सफेद से पीला होने लगा है। किसके कारण, अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है ना, एसिड रंग के कारण। अगला इसमें हमारा फैक्ट है पौधागर प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना। देखिए हमारे वायुमंडल में जब सूर्य की किरण आती है, कहाँ पे आती है, वायुमंडल में। जब सूर्य की किरण आती है हमारे वायुमंडल में, ठीक है, तो वह जमीन से टकराकर परावर्तित हो जाती है, वापस चली जाती है वायुमंडल में। जमीन से टकराएगी और जमीन से वापस जाती है तो उसका नाम जरूर चेंज हो जाता है, उसका नाम होता है भौमिक किरणें, या इंग्लिश में बोले तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ठीक है ना, तो वह जमीन से टकराकर परावर्तित हो जाती है और पृथ्वी से बाहर चली जाती है, पृथ्वी से बाहर चली जाती है। ठीक है, पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से, किसके बढ़ने से, CO2 के बढ़ने से, सूर्य की किरण पृथ्वी के अंदर तो आ जाती है। अब जब CO2 बढ़ेगी तो क्या हो रहा है कि वो अंदर तो आ जाती है सूर्य की किरणें, लेकिन इधर से जाने नहीं देती है, अवशोषित कर लेती है उन किरणों को, कौन, CO2, है ना। जिससे क्या होगा, पृथ्वी का जो धरातल वाला हिस्सा है या उसका जो वायुमंडल है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, देखो अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। भाई किरणों को अंदर तो आने देती है CO2, लेकिन जाने नहीं देती है, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे धरती का तापमान लगातार बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तापमान बढ़ेगा। ठीक है ना, और इसी तापमान के बढ़ने को ही क्या कहा जाता है, इसी प्रभाव को पौधाघर प्रभाव कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, पौधाघर प्रभाव कहा जाता है। पृथ्वी का तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है, पौधाघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ठीक है, किसकी वजह से, CO2 की वजह से। ठीक है, पौधाघर प्रभाव पृथ्वी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि यह एक निश्चित ऊष्मा को पृथ्वी के अंदर रोक कर रखता है। भाई जो पौधाघर प्रभाव है ये कुछ हद तक तो जरूरी भी है हमारी पृथ्वी के लिए, क्योंकि पृथ्वी का कुछ हद तक गर्म होना भी जरूरी है ना, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है CO2 भी। ठीक है ना, ओके, लेकिन अधिक होने पर परेशानी खड़ी हो सकती है, ज्यादा अगर हो जाए तो क्या हो जाएगी, परेशानी खड़ी हो जाती है। फलस्वरूप वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि होती है। इसके बाद क्या होगा, वायुमंडल जो है आपका, उसमें उसका जो औसत एवरेज तापमान है, टेम्परेचर है, उसमें क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, यस, जिसे विश्व उष्णन कहते हैं। इस वायुमंडल के तापमान में वृद्धि का होना क्या कहलाता है, विश्व उष्णन, विश्व में गर्मी का बढ़ जाना कहलाता है। ठीक है, यस, पौधे इस प्रभाव को संतुलित रखने का कार्य करते हैं। पौधे क्या करते हैं, पौधे इस प्रभाव को संतुलित, बैलेंस बनाकर रखते हैं, ना ज्यादा होने देते हैं ना कम होने देते हैं। ठीक है ना, यस, पौधों के कम हो जाने की वजह से हमें यह सारी परेशानियां देखने को मिलती है। भाई अगर प्लांट ही कम हो जाएंगे हमारी पृथ्वी पर तो फिर ये समस्याएं आम हो जाएंगी, है ना, इसलिए पौधे लगाते रहिए। ठीक है, अब बात करेंगे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत सारे कदम उठाए हैं। ठीक है, जिसमें पेट्रोल और डीजल की जगह CNG की गाड़ियां लाई गई है। बिल्कुल, आज देख रहे हैं आप पेट्रोल डीजल के स्थान पर कौन सी गैस चल रही है, CNG, कंप्रेस्ड एंड नेचुरल गैस, है ना, इससे गाड़ियां दौड़ रही है आज, है ना, जिससे वायु प्रदूषण क्या हुआ है, काफी हद तक कम हुआ है। ठीक है, यस, जिससे प्रदूषण नहीं होता और हानिकारक गैस भी नहीं निकलती है। ना तो प्रदूषण होता है CNG से और ना ही हानिकारक गैस निकलती है। ठीक है ना, तो एक विशेष रूप से हमने प्रभावी तरीका खोजा है हमारे वायुमंडल को बचाने के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे जल प्रदूषण के बारे में, है ना, वाटर पोल्यूशन। जल के अंदर विषैले रसायन और कई तरह का कचरा मिल जाता है। विषैले मतलब जहरीले
केमिकल या रसायन और कई अन्य प्रकार का कचरा जो होता है वो क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है ना, जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। जो पदार्थ जल के अंदर मिलते हैं उन्हें जल प्रदूषक कहते हैं। जो वो जल को खराब करने वाले पदार्थ होते हैं ना, वो जल प्रदूषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जल प्रदूषक, ठीक है। पेयजल क्या होता है भैया, जो जिस जल को आप पी सकते हैं वो क्या कहलाता है, वो पेयजल है ना, पीने योग्य जल। वह जल जिसको हम पी सकते हैं उसे पेयजल कहते हैं। यह जल साफ होता है और इसके अंदर जल प्रदूषक नहीं होते हैं। जल का प्रदूषण करने वाले जो प्रदूषक होते हैं ना, वो इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। यस, जो पीने योग्य जल होता है जिसे हम पीते हैं वो पेयजल कहलाता है। देखो भाई 3R है ना, कम उपयोग करना है, पहले आर का मतलब, दूसरा आर का मतलब पुनः उपयोग करना है, रीयूज करना है, और तीसरे आर का मतलब पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग है। और इसकी मदद से हम जल को बचा सकते हैं। इस 3R फार्मूले के माध्यम से हम जल का पूरी तरह से बचाव कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है ना, उसे लंबे समय तक चला सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए जल का जब भी इस्तेमाल करें 3R फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। यस, चलो अभ्यास पे आ गए हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का प्रदूषण होता है। कौन कौन सी विधियां हैं ऐसी जिनके कारण हमारे जल का प्रदूषण होता है, ठीक है। तो देखिए, नंबर 1 है मलमूत्र और कचरा आदि को नदी में डालने से। मल मूत्र कचरा ये सब कहाँ जाता है, नदी में जाता है, जिससे नदी का जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। ओके। कारखानों से निकलने वाले या निकले हानिकारक और विषैले रसायन को नदियों में प्रवाहित करने से। भाई कारखानों का जो प्रोडक्ट है, जो विषैला पदार्थ है, जो खराब प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, है ना, उन सभी, और जो कचरा निकलता है कारखाने का, वो सब कहाँ बहा देते हैं, नदियों में। उससे नदियों का जल लगातार क्या हो रहा है, दूषित या प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। किसानों द्वारा कृषि में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के उपयोग से आप लोग देख रहे होंगे हर साल नई नई दवाएं जो हैं खेतों में डाली जाती है, चाहे वो कीट भक्षी के नाम से डाली जाती हो कि कीट मारने के लिए, या जो खरपतवार होता है उसे खत्म करने के लिए डाली जाती है, या फिर अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए दवाइयां डाली जाती है। लेकिन ये सारे के सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल युक्त होते हैं, है ना, जिसकी वजह से भूमि तो बंजर होती ही होती है, लेकिन साथ ही साथ जल का भी क्या होता है, इसके साथ प्रदूषण होता है इसके माध्यम से, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। भाई आपको प्रॉपरली क्या करेंगे आप वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला काम करेंगे, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। जैसे ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाने के लिए आप अपनी पर्सनल बाइक या आपकी पर्सनल जो गाड़ी है, फोर व्हीलर है, उसका इस्तेमाल ना करके बहुत सारे लोग विचार विमर्श करके एक जो पब्लिक गाड़ी होती है उस गाड़ी में, फोर व्हीलर में बैठ के सब चले जाएंगे। तो 50 अलग अलग गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल से जो नुकसान होना जा रहा है हमारे वायुमंडल का, वो नुकसान बच जाएगा और सिर्फ एक ही गाड़ी से 50 लोग जा सकते हैं। तो सार्वजनिक वाहन होते हैं, उनका इस्तेमाल करने से भी हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, ठीक है। स्वच्छ ईंधन जैसे एलपीजी और सीएनजी का उपयोग करके, किसका, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके भी, ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, हमारे वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो इन गैसों का इस्तेमाल करके भी हम इसको रोक सकते हैं, किसको, एलपीजी और सीएनजी का इस्तेमाल करके वाहनों में वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। कचरे को ना जलाकर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कचरा इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, जला देते हैं। आपने खेतों में अक्सर ऐसा देखा होगा, खेतों में जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं फांसा फांसीओन, है ना, उनको भी लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। उससे आप देखते हो कि आसपास अंधेरा सा छा जाता है, धुआं होता है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण तो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कचरे को ना जलाकर, है ना, कचरे को व्यवस्थित उसका जो निपटान होता है वैसा उसको निपटारा किया जाना चाहिए कचरे का, ना कि उसको जलाया जाना चाहिए, ठीक है ना। जलाने से क्या होगा, जलाने से वायु प्रदूषण तो होता ही होता है, होगा ही होगा। कम दूरी के लिए गाड़ी के बजाय पैदल चलकर
हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर हम कम दूरी अगर तय करना है, जैसे आपको थोड़ा बहुत चलना है, आधा 1 किलोमीटर कहीं जाना है, तो कोशिश करिए कि कहाँ गाड़ी लेके चले। आप ऐसे चलते हैं पैदल, घूमना भी हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, वायु प्रदूषण से भी राहत मिलेगी, है ना। तो ये व्यक्तिगत स्तर पे आप काम कर सकते हैं। स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, इस पर टिप्पणी करना है। क्या स्वच्छ और पारदर्शी जल हमेशा पीने योग्य होता है? बिल्कुल नहीं होता है, उसमें भी प्रदूषक हो सकते हैं, रसायन हो सकते हैं, है ना, वो भी खराब हो सकता है ना। देखिएगा, यह आवश्यक नहीं है कि स्वच्छ एवं पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य हो, है ना, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि स्वच्छ और साफ जल या स्वच्छ जल, पारदर्शी जल जो है वो पीने योग्य हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ठीक है, स्वच्छ होने के बाद भी ऐसे जल में अनेक सूक्ष्म जीव और प्रदूषक हो सकते हैं, बहुत सारे जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं वो, है ना, और बहुत सारे प्रदूषक होते हैं वो उसमें हो सकते हैं उस स्वच्छ जल में भी, ठीक है ना। और अनेक बीमारियों का कारण बन सकते हैं, और अनेक बीमारियों का कारण बन सकते हैं ये सूक्ष्म जीव, ये प्रदूषक बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और अनेक बीमारियों का कारण बन सकते हैं, इसीलिए हमें हमेशा पीने से पहले पानी को शुद्ध करना चाहिए। पीने से पहले पानी को शुद्ध कर लेना चाहिए, है ना। वाटर प्यूरिफायर के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, छान के कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो पानी को शुद्ध करना बहुत जरूरी है ना। पानी से संबंधित बहुत सारे रोग हो सकते हैं। नहीं तो आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य है, क्या है आप, नगर पालिका जो है आपके शहर में उसके कैंडिडेट हैं, सदस्य हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाए। ऐसा कोई तरीका बताइए नगर पालिका में रहते हुए कि आपके नगर के तमाम नागरिकों को साफ शुद्ध पेयजल की प्राप्ति हो सके, अच्छा पानी उनको मुहैया हो सके, है ना, परेशानी ना हो उनको पानी को लाने में। ऐसे क्या व्यवस्था करेंगे? ठीक है, अगर मैं नगर पालिका का सदस्य बना तो नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए जो उपाय करूंगा उनकी सूची ये है। ठीक है, देखिए, सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करता कि सभी को स्वच्छ और पीने योग्य जल मिले। सबसे पहले तो यह प्रावधान करता कि सभी को स्वच्छ और पीने योग्य जल मिलना ही चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, सभी जल स्रोतों की साफ सफाई करने के उपाय करता। जितने भी जल स्रोत है, कुंडी है, कुआं है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है ना, और कुछ भी अगर है तो उन सभी स्रोतों की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी में भरसक प्रयास करता है उसको साफ करने की या उस जिम्मेदारी को उठाने की। ठीक है ना, तो ये सारा काम में करता है। साथ साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि जलापूर्ति में कोई बाधा ना हो, जल की आपूर्ति होने में कोई बाधा ना हो। एक ट्यूबवेल खराब हो जाए दूसरी ट्यूबवेल तैयार रखो, एक हैंडपंप खराब हो जाए दूसरा हैंडपंप तैयार रखो, तो जलापूर्ति हो सके। ऐसी पूरी व्यवस्था में वहां पर बनाकर रखता। ठीक है, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए कि शुद्ध वायु जो होती है वो और प्रदूषित वायु जो होती है उसमें क्या अंतर हो सकता है। ठीक है, देखिए, वह वायु जिसमें सभी प्रकार की आवश्यक गैसें उपस्थित हो, जो आवश्यक गैसें हैं, है ना, जिनसे हमारा वायुमंडल सुरक्षित रहता हो, वो सभी आवश्यक गैसें हैं, है ना, शुद्ध वायु कहलाती है। जिनमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन मुख्य रूप से होती है, जिनमें क्या होती है, जिसमें दो गैसें तो मुख्य रूप से होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसके साथ आर्गन, ओजोन, मीथेन और जल वाष्प भी उपस्थित होती है। इसके साथ साथ कौन कौन सी होती है? आर्गन भी होती है, ओजोन, मीथेन और जल वाष्प भी उपस्थित होती है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, तथा वह वायु जिसमें विषैली गैसें उपस्थित हो, वह वायु जिसमें खतरनाक विषैली जहरीली गैसें उपस्थित होती है, ठीक है ना, तो वो प्रदूषित वायु कहलाती है। कौन सी कहलाती है? प्रदूषित वायु कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि, ये खतरनाक भी है, जहरीले भी है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है, और अम्ल वर्षा में कैसे प्रभावित करती है ये आपको बताना है। ठीक है, ओके, तो गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो ऐसी गैसें हैं जो अम्ल वर्षा में सर्वाधिक योगदान देती है। ठीक है, जो वातावरण के लिए हानिकारक होती है ना, ये गैसें किसके लिए? वातावरण के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। जो वायुमंडल में जो जलवाष्प है ना,
जल का वाष्प के रूप में उपस्थित होना क्या है, जलवाष्प, ठीक है ना। तो इस जलवाष्प के साथ मिलकर क्या बना लेती है, ये नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल बना, सल्फर क्या बनाएगी, सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रोजन क्या बनाएगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और क्या बनाएगा, नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। तथा वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिर जाती है, और यही एसिड क्या होता है, वर्षा के साथ नीचे गिर जाता है। यह गैस जब नाइट्रिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है, तो वो कहाँ गिर जाती है, धरती पर गिर जाती है, ठीक है ना, जिससे वर्षा अम्लीय हो जाती है। जिससे वर्षा कौन सी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, ठीक है। इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं बेटा, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। सिर्फ दो गैसों का नाम आपको याद रखना है, कौन सी, एक याद करना है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरी याद करना है कौन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। देखो लिखा रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और ये दोनों क्या बनाएगी, नाइट्रोजन बनाएगी नाइट्रिक अम्ल, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। और यही अम्ल वर्षा के साथ कहाँ गिर जाता है, ये एसिड पृथ्वी पर। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अम्लीय वर्षा, ठीक है। अम्ल वर्षा के दैनिक जीवन पर प्रभाव निम्न है। भाई प्रश्न होगा इसमें कि भाई अम्ल वर्षा का दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो वो प्रभाव निम्न है, देखें आप। अम्ल वर्षा के जल स्रोतों में पहुंचने से जलीय जीवन अत्यधिक प्रभावित होता है। हाँ, यदि एसिड रेन जो है उसका जल जलीय स्रोत में पहुंच गया, जैसे कुएं में पहुंच गया, है ना, या हैंडपंप का जो पानी है उसमें मिक्सचर हो गया, वो नीचे जाकर धरती में जाकर, तो कहीं ना कहीं जो जल का उपयोग करने वाले जीव है, जो जलीय जीव है, जो जल में ही रहते हैं, जैसे तालाब है तो तालाब में बहुत सारे जीव रहते हैं, नदी है उसमें बहुत सारे जीव है, जलीय जीव, उनके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है ना, उनका जीवन पर संकट आ सकता है, ठीक है ना। तो जलीय जीव अत्यधिक प्रभावित होते हैं इससे अम्ल वर्षा के कारण, ठीक है। दूसरा, अम्ल वर्षा के जल से वनों में वृक्ष के पत्ते भी क्षतिग्रस्त होते हैं भैया। जो वनों में वृक्ष होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इस अम्ल वर्षा से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। जिससे वनों का भी संचारण होता है। जिससे क्या होता है, वनों का संचारण होता है, उनका क्षरण होता है ना। उनमें उनके जो पत्ते टूटेंगे तो क्या होगा, पत्ते टूटेंगे तो पतझड़ आ जाएगा एक तरह का उनके अंदर, ठीक है। और हो सकता है कि लंबे समय तक उनका जीवन जो चलने वाला था पेड़ पौधों का वो ना चल पाए। किसके कारण, अम्ल वर्षा के कारण। क्योंकि क्षरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो खत्म होते जा रहे हैं, कौन, पेड़ पौधे। अम्ल वर्षा मृदा की जैविक क्रिया तथा उसमें उपस्थित रासायनिक संघटक को भी परिवर्तित कर देती है। जो हमारी अम्ल वर्षा होती है ना, वो हमारी मृदा जो होती है उसकी जो जैविक क्रियाएं होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो होते हैं, है ना, तो वो जैविक क्रिया तथा उसमें उपस्थित रासायनिक संघटक जो होते हैं उनको भी परिवर्तित कर, चेंज कर देती है, मतलब, है ना। मतलब एक अच्छा खासा संगठन जो होता है मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों का, उन पोषक तत्वों में भी और विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनमें भी काफी हद तक अम्ल वर्षा क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है, ठीक है। हाँ, जिससे नुकसान ही है, फायदा तो होना नहीं है, ठीक है। अम्ल वर्षा स्मारकों को भी संचालित करती है, जिससे उनके रंग इत्यादि में परिवर्तन दिखाई देता है। अभी मैंने उदाहरण बताया था आपको ताजमहल का, करा कि नहीं करा उसने, बिल्कुल करा कि भाई उसका जो रंग था सफेद था, वो कैसा हो गया था, पीला हो गया था, है ना। तो इस प्रकार से जो स्मारक है, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स है ना, उनके रंगों पर भी प्रभाव डालती है कौन, अम्ल वर्षा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है ना, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रोजन। तो बेटा नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन गैस पौधा घर प्रभाव के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन करना है, अपने शब्दों में वर्णन करना है। आप अपने शब्दों में करिए, मैं अपने में करता हूं, ठीक है। जब सूर्य के विकिरण तथा उष्मा पौधा घर गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है, पौधा घर गैसों यानी कि वही CO2, कार्बन डाइऑक्साइड खासकर, है ना, उसके द्वारा जब सूर्य किरणों को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो यह उष्मा इससे बाहर नहीं निकल पाती है, ये इन गैसों से ये उष्मा जो है बाहर निकल नहीं पाती है। किसकी उष्मा, सौर विकिरण की जो उष्मा होती है वो उष्मा बाहर नहीं निकल पाती, वापस नहीं जा पाती है वायुमंडल में, है ना, अंतरिक्ष में। जिसके फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। जो हमारा एनवायरमेंट है उसका तापमान, वातावरण का तापमान क्या हो जाएगा,
वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है ना। और इसे ही पौधागत प्रभाव कहते हैं। तापमान का बढ़ना ही क्या कहलाता है? पौधागत प्रभाव कहलाता है। या ग्लोबल वार्मिंग, बहुत खतरनाक शब्द है भाई साहब। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि विश्व में एक तरह से जो तापमान लगातार बढ़ रहा है उसका बहुत बड़ा कारण है ये। कौन सा प्रभाव? ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। आपके द्वारा कक्षा में विश्व उष्णन के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त भाषण लिखिए। अगर आप कक्षा में एक छोटा सा भाषण देना चाहें विश्व उष्णन, बढ़ते हुए तापमान के ऊपर, पूरे विश्व में जो तापमान बढ़ रहा है, तो आप अपने भाषण में क्या क्या शामिल करेंगे बताइए, ठीक है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से विश्व उष्णन बढ़ रहा है। विश्व का जो उष्णन बढ़ रहा है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के कारण, इनकी मात्रा बढ़ने के कारण बढ़ रहा है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। ग्लेशियर का पिघलना, जो ग्लेशियर है, बर्फ के बड़े बड़े जो टीले हैं, है ना, वो पिघल रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से वही नदियों का और महासागरों का जल क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। और अनेक घटनाएं हो रही है, और भी ऐसी कई अनेक घटनाएं विश्व उष्णन के कारण हो रही है। या ओजोन की परत को नुकसान पहुंचा रहा है, और ये विश्व का उष्णन जो है, ये ओजोन की जो परत है उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। जिस कारण हानिकारक विकिरण हम तक पहुंच रही है, और इस जब ओजोन को हानि होगी तो सीधी सी बात है वो हानि का जो भरपाई है वो भरपाई हमें ही करनी है, ठीक है ना। तो ओजोन का नुकसान भी हो रहा है हमें, ठीक है ना, हम तक पहुंच रही है। हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है हमारे पास पहुंच रही है, जो कई प्रकार के रोगों के उत्पन्न होने का कारण बनती है। जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है ना, वो कई सारे रोगों को अपने साथ लेके आती है और लोगों को दे जाती है, ठीक है ना। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि विश्व उष्णन से बचा जाए, विश्व उष्णन को कम किया जाए, ठीक है ना। पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए, उनको काटा ना जाए, ठीक है। और साथ ही साथ जन जागरूकता फैलाई जाए, ठीक है। ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन कीजिए। ताजमहल की सुंदरता है उस पर क्या संकट है भाई, उसका वर्णन आपको करना है। तो ये अम्ल वर्षा से ताजमहल की सुंदरता में बहुत प्रभाव पड़ रहा है भैया। एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो ब्यूटी है, उसमें काफी ज्यादा क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है ना, क्योंकि लगातार उसमें संचारण हो रहा है, उसका रंग परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। यस, चूंकि अम्ल वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल जल के साथ मिलकर धरती पर गिरती है। अम्ल वर्षा किसके साथ गिरती है? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गिरती है ना। जिससे संगमरमर की दीवारों में भी पीलापन आ जाता है। क्या आ जाता है? संगमरमर की दीवारों पर पीलापन आ जाता है, पीली हो जाती है दीवारें। सफेद दीवारें कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। किसकी वजह से? अम्ल वर्षा की वजह से, ठीक है। जिसे संगमरमर का संचरण कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? संगमरमर का संचरण कहा जाता है। इस घटना को संगमरमर के कैंसर के रूप में जाना जाता है। खतरनाक है भैया घटना। संगमरमर का क्या है? ये कैंसर है, ठीक है। पीलापन आ जाना ही क्या कहलाता है? कैंसर, ठीक है ना। जिसे संगमरमर का संचरण कहा जाता है। इस घटना को संगमरमर के कैंसर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किस घटना को? सफेद से पीला हो जाना दीवारों का, ठीक है। किसके कारण होता है? अम्ल वर्षा के कारण होता है। जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि, पोषक तत्व जो होते हैं उनके स्तर में, उनके लेवल में वृद्धि, है ना। किस प्रकार जल जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है? जो जल में रहने वाले जीव है उनके जीवन यापन को प्रभावित करती है या उत्तरजीविता को प्रभावित करती है। नदियों में प्रवाहित रसायनों से जल में पोषकों का स्तर बढ़ता है। जो पोषक होते हैं उनका स्तर क्या होता है? बढ़ता है। किसके? जल में मिलने से, रसायन के जल में मिलने से। जैसे मैं बताऊं आपको, आपके खेत में गेहूं बोया आपने, गेहूं में आप लोग खाद डालते हैं, खाद जो यूरिया होता है वगैरह वगैरह, है ना। तो यूरिया डालने से क्या होगा? उसमें वृद्धि होगी नहीं गेहूं के पौधे में, तो एक रसायन ही तो है वो, ठीक है। यस, तो नदियों में प्रवाहित रसायन से जल में पोषक स्तर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जल में पोषकों के स्तर बढ़ने से शैवालों की जनसंख्या बढ़ जाती है। जो शैवाल, एल्गी जो होती है जल में, उसकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसकी वजह से? रसायन के मिलने से, जल में रसायन के मिलने से, ठीक है। तथा जब इन शैवालों की जल में मृत्यु हो जाती है तो उसे पूरी तरह से विकृत होने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पूरी तरह से विकृत होने के लिए
बहुत ज्यादा शैवाल को ऑक्सीजन की आवश्यकता लगती है भाई, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लगती है, जब जाकर वो पूरी तरह से विखंडित या विकृत हो पाती है, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्या हो जाती है? जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन किसके पास ज्यादा जा रही है? शैवालों के पास में, है ना। और मेन जो जल है उसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई, ठीक है ना। जिससे जल में उपस्थित प्राणियों को श्वसन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जल में जो जीव रहते हैं उन्हें जितनी आवश्यक ऑक्सीजन चाहिए होती है वो उन्हें मिल नहीं पाती है, ठीक है ना। हाँ। अतः जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि से जलीय जीवन अत्यधिक प्रभावित होता है, और इस कारण से हम कह सकते हैं कि पोषक अगर बढ़े जल में तो जलीय जीवों के लिए वो भी क्या एक तरह का खतरा है, ठीक है ना। यस। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बेटा आपको ये करना है। आज क्लास आपकी खत्म हो गई है, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट कोर्स हो चुका है। बने रहिए, आगे फिर लेके आएंगे कुछ नया आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं हम अगली क्लास में आपसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टपाकर। टेक केयर।